घाटी सभ्यता। ठीक है, मैंने आपको कल सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बेसिक पृष्ठभूमि में कल नेक्स्ट क्लास में बता दी थी, जिसकी थ्योरी और जो मेन चीजें हैं वो आज अपन क्या करेंगे इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपना हेडिंग लगाओ, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सबसे मेन टॉपिक लगा लो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। मूल चीजें ही लिखवाऊंगा मैं आपको, इसमें अदर से अपन ऐसी कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे जो मतलब यूं एक थ्योरी के रूप में मेन जैसे जो चीजें आएगी वो अपन क्या करेंगे लिखते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले कुछ समयावधि लिखेंगे 1826, 1856, 1826, 1856, 1875, 1875। फिर उसके बाद लिखो आप 1904, 1904, 1920, 1904, 1920 और 1921। मतलब इनको लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक मतलब एक सन को 2 लाइन में अभी लिखना नहीं है, आप पहले समझते जाओ फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष का उत्खनन हुआ, उसमें सबसे पहले कहते हैं कि 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम मिलता है चार्ल्स मेसन। ठीक है, ये एक इंजीनियर व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। इन्होंने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों को देखा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों को देख करके इन्होंने कहा था कि यहाँ कोई रहस्यमयी नगर जरूर बसा हुआ है। मतलब इन टीलों को देखा, जैसे कोई क्षेत्र विशेष होगा वहां पर बहुत सारे टीले होंगे और वहां पर कुछ चीजें ऐसी होगी जिनको देख करके आप कह सकते हो यहाँ या तो कोई मानव रहा होगा या यहाँ पर कोई घटना कालांतर में क्या हुई होगी, घटी होगी। ठीक है, चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने 1826 में सर्वप्रथम क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों को देखा। फिर क्या हुआ कि 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम मिलता है जॉन बर्टन एवं दूसरा मिलता है जॉन विलियम। ठीक है, जॉन विलियम, ये दोनों क्या थे, इंजीनियरिंग भाई थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियर थे दोनों ही भाई। और इन दोनों को लाहौर से कराची तक, मतलब लाहौर से कराची तक रेल लाइन का काम का ठेका इनको मिल गया। ठीक है, अब लाहौर से कराची तक की रेल लाइन बिछाई जा रही थी और उस रेल लाइन बिछाने का टेंडर किसको मिला, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को। अब ये ट्रैक बिछा रहे थे और ट्रैक में सबसे ज्यादा ईंटों की जरूरत थी, तो इन्होंने सिंधु घाटी के इन टीलों की खुदाई की और उन टीलों से ये कंटिन्यू क्या कर रहे थे, ईंटें निकाल रहे थे और निकाल करके ले जा रहे थे, निकाल के ट्रैक बिछाते हुए जा रहे थे। अब जब इन्होंने इन टीलों की खुदाई की, जब इनमें से ईंटें निकल रही थी तो इनके माइंड में ये नहीं है यहाँ कोई चीज है। अगर 1 ईंट निकले, 2 ईंट निकले, 3 ईंट निकले तो सभ्यता है कोई चीज होगी या गिर गई होगी ईंटें। अब ज्यादा से ज्यादा ईंटें मिल रही है और एक रेलवे ट्रैक के लिए यूं काम चल रहा है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा क्या हो गई, इन टीलों की से ईंटें प्राप्त हुई, परंतु इन्होंने इस चीज की ओर ध्यान नहीं दिया। तो कहते हैं कि कुछ समय बाद सन 1875 में इन टीलों का इनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया। यार यहाँ से ज्यादा ईंटें निकल रही, इसका मतलब कोई यहाँ ऐसी स्थिति है, या तो यहाँ कोई पुराने घर होंगे या कोई लोग यहाँ रहते होंगे, ऐसी कोई स्थिति हुई है जिसके कारण क्या किया गया, इन टीलों का सर्वेक्षण किया गया। अब इन टीलों का सर्वेक्षण किया गया तो उसी समय एक अधिकारी है जिनका नाम मिलता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था, कोलकाता में इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी की, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और ये पुरातत्व विभाग क्या करता है, पुरानी चीजों को लाता है, जहाँ खुदाई हो रही वहां से खुदाई करके लाएगा और उनको मतलब जो पुरातत्व विभाग है वहां पर ले जा करके क्या करेगा, उनको सुरक्षित रखेगा और मानव को आभास दिलाएगा कि अपने जो पूर्वज हैं वो इन सामग्रियों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ये सारा काम कौन करेगा,
पुरातत्व विभाग। और इस पुरातत्व विभाग का मूल जो जिसने स्थापना की थी वो कौन थे? ए कनिंघम। तो ए कनिंघम ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। इन ए कनिंघम का आगे क्या रोल है जो मैं इसके अंतर्गत आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या हुआ? 1826 में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने इन टीलों को क्या किया? देखा। देखने के बाद जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने इन टीलों की क्या की, मतलब लाहौर से कराची के लिए रेल लाइन बिछा रहे थे, जहां से ये ईंटें खोद खोद करके क्या कर रहे थे? लेके जा रहे थे। ठीक है, और ले जा रहे थे। और उसी के साथ इनको जब शक हुआ कि यहाँ कोई पुरातत्व वाली पुरानी चीजें हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इन टीलों का सर्वेक्षण करना चाहिए। तो सन 1875 में इन टीलों का क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया। फिर ए कनिंघम ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की सन 1920 में। ठीक है, सन 1920 में ये हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? 1904 में इसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1920 में दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने क्या किया? सर्वप्रथम यहाँ पर उत्खनन किया। ठीक है, उत्खनन जो कार्य है, ठीक है, खुदाई का जो कार्य सर्वप्रथम जो शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किसने किया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में इन टीलों की क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। ठीक है, और सर्वप्रथम खुदाई की गई। फिर बताते हैं सन 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक क्षेत्र से इस सभ्यता की क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। सबसे पहले खुदाई की नींव जो रखी गई थी वो कहां से रखी गई थी? हड़प्पा नामक क्षेत्र से। इसी कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता से। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हड़प्पा सभ्यता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो दिमाग में खिचड़ी नहीं पकानी, सिंधु घाटी सभ्यता का लिखो, हड़प्पा सभ्यता का लिखो। तो दोनों ही सभ्यता क्या है? एक ही है। सिंधु नदी के क्षेत्र में ये सभ्यता क्या हुई थी? विकसित हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहले श्री गणेश कहाँ से किया गया था? हड़प्पा से किया गया था, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता। एक बार इसको समझ लो। वहां पर सन 1826 में, ठीक है, सन 1826 में चार्ल्स मेसन नामक चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने क्या किया था? इन टीलों को देखा और देख करके कहा था, भविष्यवाणी की थी कि इन टीलों के नीचे कोई न कोई रहस्यमय नगर क्या है? बसा हुआ है। कुछ समय बाद 1856 में चार्ल्स मेसन और जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दो इंजीनियर भाइयों ने लाहौर और कराची की रेल लाइन के लिए इनको ईंटों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने इस क्षेत्र से क्या किए? ईंटों की निरंतर खुदाई की थी। खुदाई करने के बाद जब इनको यूं लगा कि यहाँ से ज्यादा ईंटें निकल रही है, तो सन 1875 में इन्होंने इन टीलों का सर्वेक्षण भी किया कि यार यहाँ ज्यादा से ज्यादा ईंटें निकल रही, मतलब कोई न कोई रीजन है। तो इन्होंने क्या किया था? इन टीलों का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण करने के बाद सन 1904 की एक घटना आती है कि 1904 में ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम नामक व्यक्ति ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। और पुरातत्व विभाग क्या कार्य करता है? पुरानी चीजों का संग्रहण करता है। फिर 1920 में दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। मतलब मूल रूप से दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा क्या है? खुदाई का कार्य हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में। फिर सबसे पहले जो खुदाई की गई थी, शुरुआत जो की, मतलब इन्होंने क्या की? खुदाई तो की, सर्वप्रथम विस्तृत रूप से खुदाई की और इनके अधीन ही ये सारा काम चला था। परंतु सबसे पहले इन्होंने जो खुदाई की थी वो हड़प्पा नामक स्थान से की थी। कहाँ से की थी? हड़प्पा नामक स्थान से की थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लिख लो, यहाँ तक लिखना है जिसको। इस सभ्यता का सबसे पहले नामकरण देखते हैं अपन। कोई सभ्यता चलेगी तो उसका कोई क्या होगा? नाम होता है। अब सभ्यता का नामकरण देखें तो सबसे पहले इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला ताम्रयुगीन सभ्यता, दूसरा इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
ताम्रयुगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ से कुछ वस्तुएं तांबे की भी प्राप्त हुई, कुछ वस्तुएं कांस्य एक धातु होती है उस धातु की भी क्या हुई, कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसके कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब इस नगर की सबसे बढ़िया जो विशेषता है, सबसे पहले है नगर नियोजन। नगर नियोजन इसकी सबसे अच्छी विशेषता, एक तो है नगर नियोजन, ठीक है। दूसरा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जल निकासी, जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी की व्यवस्था, अगर कोई नगर बसाते हैं और उस नगर को बसाने से पहले अगर उसकी प्लानिंग अच्छी होती है, अगर रास्ते टेढ़े मेढ़े सर्पिलाकार बना दे तो नगर एकदम भद्दा दिखेगा, और एकदम व्यवस्थित तरीके से अगर योजनाबद्ध किसी नगर को बसाया जाए तो वो काफी सुंदर व्यवस्थित दिखाई देता है। तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। सबसे पहले यहाँ क्या था, नगर नियोजन सुव्यवस्थित था। दूसरी विशेषता है जल निकासी की व्यवस्था। गांव में घुसरे कीचड़ भरा हुआ है, तो गांव में एंटर करने से पहले गांव भले कितने विकसित हो, गांव वालों के माइंड में क्या आएगा, गंदे लोग रहते होंगे, देखो ना रोड पे पानी जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी जल निकासी। पूरा नगर इतना सुव्यवस्थित तरीके से बसा रखा था कि कहीं पे भी न तो कोई कीचड़ देखने को मिल रहा था और न ही कहीं उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी मतलब गंदगी दिखाई दे रही थी। तीसरी चीज इसमें आती है कि इस सभ्यता की विशेषता, ये सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में थी। ये सभ्यता जो विकसित थी वो त्रिभुजाकार में, इसको लिख लेना अलग से, त्रिभुजाकार। यह सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में, यह सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में एक तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान तक यह सभ्यता क्या थी, त्रिभुजाकार रूप में विकसित थी। मतलब त्रिकोणाकार में होने के साथ साथ ये सभ्यता क्या थी, काफी विकसित थी। अपन इसको यूं करके लिख सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज बना दिया, इधर इंडिया बना दो, इधर पाकिस्तान बना दो और इधर अफगानिस्तान बना दो, ठीक है। ये इस रूप में क्या थी, त्रिभुजाकार रूप में बसी हुई थी। अब इस सभ्यता के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, इस सभ्यता में मूल जो कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये सभ्यता 12,99,999 वर्ग किलोमीटर में बसी हुई थी, ठीक है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी। मूल समझ लेना, यह सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में थी, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसी थी। कुल क्षेत्रफल मूल अगर पूछा जाए तो 12,99,999, ठीक है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर ही कम पड़ रहा है। जैसे सरकार पैसे व्यय करती है, किसी स्कूल में फंड देते हैं 10,000 रुपए, तो खर्चा क्या लिखती है, 9,999 रुपए खर्च हुए। 1 रुपया कहाँ गया उसका कोई मानदेय नहीं होता है, परंतु मूल रूप से मूल नहीं लिखते कि यार 10,000 को, तो ऐसे ही इसके बारे में क्या है, 12,99,999 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता विकसित है। लगभग पूछा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता क्या हो गई, बसी हुई सभ्यता है, ठीक है। अब इसकी समयावधि की अगर बात करें, समय की इसकी बात करें तो समय में मूल बताते हैं, जैसे कुछ तो बताते हैं 3250 से 1750 और कुछ एक जो बताते हैं वो बताते हैं 2300 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1750 ईसा पूर्व की इसकी समयावधि बताई जाती है। समयावधि जो मूल बताते हैं कि ये सर्वमान्य जो समय है वो यही मिलता है 2350 से लेकर के सर्वमान्य जो वो 1750 ईसा पूर्व तक का इसका मूल समय मिलता है। इसी समय अवधि में सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। अब यहाँ ये सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। मूल चीजें वापस समझा देता हूँ। नामकरण क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। यहाँ पर नगर नियोजन जो था, इसकी मूल विशेषता में आता है नगर नियोजन, मतलब सुव्यवस्थित नगर बसा रखा था। और दूसरी क्या थी, जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ थी, मतलब पानी के लिए बड़े बड़े नाले बना रखे थे, बड़ी बड़ी नालियां बना रखी थी, उनको
ढक रखा था, मतलब यूनिक नाला बना रखा है, कोई आदमी जा रहा है अंदर गिर जाएगा, इसकी नहीं, सुव्यवस्थित तरीके से नाले शहर में बसा रखे थे, ठीक है। उसके बाद सबसे इसकी मूल इसकी आकृति कहें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। मूल क्षेत्रफल कहा जाए तो 12,99,999 वर्ग किलोमीटर है और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता बसी हुई है। समय अवधि की बात करें सर्वमान्य, सबने अलग अलग समय बताया है, परंतु मूल 2300 से लेकर के 1750 तक का जो समय मिलता है वो इस सभ्यता का सर्वमान्य समय मिलता है। अब इस सभ्यता में 2 लिपियां, मतलब इसका जो रिसर्च हुआ था वो रिसर्च 2 पद्धतियों पर हुआ था। एक तो बताते हैं C14, एक रिसर्च की विधि होती है कार्बन 14, इसको C14 भी कहते हैं और इसको कार्बन 14 भी कहते हैं, ठीक है, कार्बन 14 पद्धति। और एक पद्धति थी इसमें यूरेनियम डेंटिंग पद्धति, यूरेनियम डेंटिंग पद्धति, ठीक है। ये मूल रूप से रिसर्च की 2 ऐसी पद्धतियां थी जिन पद्धतियों के आधार पर इसका मूल रूप से रिसर्च हुआ। अब वो रिसर्च कैसे हुआ देखो, इसमें रिसर्च की अगर अपन बात करें इसमें तो रिसर्च में यूं बताते हैं कि एक विधि बताते हैं जिसका नाम बताते हैं C14। एक बार एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा था इस विधि के बारे में, C14 क्या है और किससे संबंधित है, मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति होती है। ये सबसे मूल विधि है। इसमें क्या कहते हैं, मतलब इससे मानव की आयु ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, मानव की आयु, कोई आदमी मर गया, ठीक है, सीबीआई वाले जांच करते कहते हैं, अनुमानित कहते हैं कि इस आदमी को मरे 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, कई बार कंकाल भी मिलते हैं, तो उन कंकाल से उसकी आयु ज्ञात करते हैं कि इस आदमी को मरे कितने साल हुए, इसकी कितनी एज थी। उसमें कहते हैं अपनी मानव की हड्डियों में एक कोई तरल पदार्थ होता है, उस पदार्थ की एक लिक्विडिटी, मतलब जैसे उसकी एक निश्चित केनापन माप होता है कि उस मात्रा में वो पदार्थ होता है, और वो जैसे 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 काल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ की अपने शरीर में क्या होती है, हड्डियों में कमी होती जाती है। और एक निश्चित आयु बताते हैं 5450 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, मतलब उस तत्व की मात्रा क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो इसको मूल वर्ष का आधार मान करके क्या करते हैं, व्यक्ति की आयु डिसाइड करते हैं। मान लो उसके अंदर लिक्विड की मात्रा मान लो थोड़ी ज्यादा मिली तो वो कहेंगे लगभग इस आदमी को मरे 1000 या 2000 साल हुएंगे। बिल्कुल हड्डियों में उसकी मात्रा आधी रह जाएगी तो वो क्या कहेंगे, इसकी आयु 5000 वर्ष पुरानी रही होगी। और उससे भी ज्यादा कम हो जाए तो ये 5000 वर्ष से ज्यादा पुराना भी हो जाएगा। तो इससे किसकी आयु ज्ञात की जाती है, मानव अवशेष कंकालों की आयु ज्ञात की जाती है कि इंसानों को मरे कितना समय हुआ। उसके लिए कौन सी पद्धति है, C14 पद्धति। ये सिर्फ अपने ह्यूमन के लिए, मानव के लिए ये इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पद्धति आती है यूरेनियम डेंटिंग पद्धति। यूरेनियम पद्धति भी अपन इसको कह सकते हैं। अब यूरेनियम पद्धति में क्या होता है पता है, यूरेनियम पद्धति जो मूल रूप से आयु ज्ञात करने की होती है वो होती है जानवर से संबंधित। कोई जीव मरा, कोई जंतु मरा, तो उस जंतु के मल मूत्र के जो अवशेष होते हैं, इसके मल मूत्र के अवशेष, शरीर में कुछ भाग ऐसा होता है जो उसके शरीर के अंतर्गत ही क्या होता है, रह जाता है। और उन अवशेषों के आधार पर जानवरों की जो आयु ज्ञात की जाती है, उस जानवर को मरे कितने साल हुए, ये जानवर किस समय अवधि में पाया जाता था, उन सब की गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेंटिंग पद्धति का। इसको मूल रूप से ध्यान रखना है, ये दोनों विधियां अधिकतर काम आती है और इन दोनों विधियों में अंतर पूछा जाता है। एक विधि मानव से संबंधित होती है, दूसरी विधि किससे संबंधित होती है, जानवरों से संबंधित होती है। इन दोनों विधियों के बारे में लिख लो। अब इसमें आगे सबसे पहले इसमें अगर बात करें इस सभ्यता में, तो वापस हेडिंग लगा लो, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता।
अब ये जो सभ्यता है वो पाकिस्तान के, यह सभ्यता मूल रूप से पाकिस्तान के साहिवाल जिले, पाकिस्तान के साहिवाल भी बोलते हैं और एक शाहीवाल भी बोलते हैं, शाहीवाल, ठीक है। ये इसलिए बोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ बाद में। पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। रावी नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई। कौन सी हुई? हड़प्पा सभ्यता। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। अब ये शाहीवाल और साहिवाल कहते हैं ना, इस प्रदेश की एक विशेषता है, यहाँ पर एक गाय की नस्ल पाई जाती है। पशु परिचय के हिसाब से मूल बताऊं, यहाँ पर एक साहिवाल नस्ल की गाय पाई जाती है, जिसमें क्या है कि ये गाय मूल रूप से पाकिस्तान की सीमा से जो जिला लगता है साहिवाल जिला, वहीं उस क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। और इस गाय की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि एक तो इसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है और उसमें फैट की मात्रा भी अधिक। कोई पशु परिचय की तैयारी कर रहा हो तो उससे संबंधित एक शाहीवाल एक गाय की नस्ल भी है, जो लाल कलर में पाई जाती है, जिसका दूध मीठा होता है और जिसकी फैट भी अच्छी होती है और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। अब हड़प्पा पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। सर्वप्रथम कहते हैं कि सन 1920 और 21 में सर जॉन मार्शल, एक व्यक्ति का नाम आता है सर जॉन मार्शल और एक नाम और आता है दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। सर्वप्रथम खुदाई का जो उत्खनन जो कार्य किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? एक तो दयाराम साहनी और एक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम इस क्षेत्र का क्या किया गया था? उत्खनन कार्य किया गया था। अब इसमें उत्खनन कार्य करने वाले ये दो व्यक्ति ही नहीं थे, सर जॉन मार्शल और दूसरा क्या नाम आया? दयाराम साहनी। इसके बाद कहते हैं सन 1926 में एक व्यक्ति जिसका नाम मिलता है माधव स्वरूप, डॉक्टर माधव स्वरूप, और एक 1946 में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम मिलता है मार्टिन हिलर, जिसका जो मूल जो नाम मिलता है वो मिलता है मार्टिन हिलर, ठीक है, मार्टिन हिलर, ठीक है। मार्टिन हिलर नामक दो व्यक्ति थे। इन्होंने की थी 1926 में और इन्होंने की थी 1946 में। तो सर्वप्रथम खुदाई करने वाले व्यक्ति देखो 1920-21 में की थी सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। फिर 1926 में माधव स्वरूप ने की थी और 1946 में मार्टिन हिलर के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। अलग से नोट करके लिखना, दयाराम साहनी का संबंध, दयाराम साहनी जो ये व्यक्ति है ये राजस्थान से संबंधित है। दयाराम साहनी का संबंध जयपुर पुरातत्व विभाग से है, जयपुर पुरातत्व विभाग से है। दयाराम साहनी का संबंध जयपुर पुरातत्व विभाग से है। मतलब पहले अपन ने नाम पढ़ा था ए कनिंघम, जिन्होंने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, और दयाराम साहनी जिन्होंने इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था, जिसका संबंध जयपुर के पुरातत्व विभाग से भी है। मतलब जयपुर पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष रहे या इन्होंने स्थापना की, तो इनका संबंध किससे? जयपुर के पुरातत्व विभाग से भी है। अब सभ्यता कहाँ विकसित हुई? पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में रावी नदी के किनारे, ठीक है।
यहाँ पर ये विकसित हुई। अब यहाँ विकसित होने के साथ सर्वप्रथम खुदाई की थी सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। फिर सन 1926 में माधव स्वरूप ने खुदाई की थी और 1946 में की थी मार्टिन गेलर ने इसने खुदाई की थी। और इसी दयाराम साहनी का संबंध किससे है? जयपुर पुरातत्व विभाग से इनका संबंध मिलता है। तो नीचे नोट करके अलग से लिख लो, कोलकाता पुरातत्व विभाग ए कनिंघम और जयपुर पुरातत्व विभाग दयाराम साहनी। जयपुर पुरातत्व विभाग दयाराम साहनी, इन दोनों के नाम लिख दो। कोलकाता पुरातत्व विभाग ए कनिंघम, कोलकाता पुरातत्व विभाग ए कनिंघम, अलग से ऐसे लिख सकते हैं अपन, पुरातत्व विभाग, ठीक है। इसी सभ्यता से संबंधित पुरातत्व विभाग। इसके फिर दो फ्लो चार्ट बनाओ। एक तरफ लिखो अपने कोलकाता, सर्वप्रथम अपने पढ़ा था कोलकाता का, ठीक है, कोलकाता। और यहाँ पर स्थापना किसने की थी? ए कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम। और दूसरा अपन बात करें इसी सभ्यता से संबंधित तो जयपुर पुरातत्व विभाग, जयपुर पुरातत्व विभाग। और इसमें किसका नाम लिखेंगे अपन? दयाराम साहनी। अब क्या हुआ, एक कालांतर में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है। जब भारत पाक का विभाजन हुआ, जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो इसका अधिकांश भाग पाक की ओर चला गया। मतलब जो बंटवारा हुआ था वो उस समय इसका सबसे ज्यादा जो हिस्सा था, इस सभ्यता का सबसे ज्यादा हिस्सा जो था वो किसके हिस्से में आया? पाकिस्तान के हिस्से में आया। लिख लो यहाँ तक। अब लिखो आगे इसमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, हेडिंग डालना, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। सबसे पहले अवशेषों की बात करें तो गेहूं एवं जौ फसल के मिश्रित फसल के साक्ष्य। सबसे पहले साक्ष्यों की बात करें तो गेहूं और जौ फसल के जो मिश्रित फसल के साक्ष्य है वो यहाँ से मिलते हैं। फिर दूसरा बताया जाता है यहाँ पर एक मुद्रा मिली थी, एक मुद्रा जिसमें सांप को गरुड़ ने पैरों में दबा रखा है, मतलब सांप को किसने दबा रखा है? गरुड़ ने पैरों में दबोच करके वो ले जा रहा है। उसका एक कोई चित्र इसके अंतर्गत उत्कीर्ण मिला है एक मुद्रा पर। इस मुद्रा को गरुड़ मुद्रा या गरुड़ चित्र भी कहा जाता है। गरुड़ चित्र या मुद्रा भी इसको कहा जाता है। गरुड़ चित्र या गरुड़ मुद्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब सांप को दबाए हुए गरुड़ ले जा रहा है और उसका चित्र इस पर उत्कीर्ण है। एक पौधा मिला है, एक चित्र और मिला है कि स्त्री के गर्भ से, मतलब स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मर्ण मूर्ति, ठीक है, मर्ण मूर्ति प्राप्त हुई। एक मूर्ति प्राप्त हुई जिस पर क्या है कि एक स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा है, एक पौधा पनप रहा है और ऐसी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसके
कारण इसे मात्र सत्तात्मकता के अवशेष मिलते हैं, और इसे अन्नपूर्णा की भी संज्ञा दी गई थी। अन्नपूर्णा मतलब माता पार्वती की इनको संज्ञा दी गई थी अन्नपूर्णा के नाम से। उसके अलावा एक चीज और मिली थी इसमें, 12 कक्षों का विशाल अनागार मतलब अन्न भरने के जो कोटे होते ना, अपने जो पुराने घरों में जो अन्न संग्रहालय करने के लिए पत्थरों के जो बनाए जाते थे, वैसे विशाल अनागार जो 6x6 ऐसी कुछ साइज के बड़े बड़े विशाल अनागार 12 कक्ष इसके अंतर्गत मिले हैं। उसके बाद एक और अवशेष मिला था पीतल का इक्का। ऐसा कोई गाड़ी खींचने का ऐसा कोई साधन या यंत्र होता है पीतल का इक्का, मतलब एक पीतल का इक्का भी मिला था। ठीक है, एक पीतल का इक्का मिला। उसके बाद इसके अंतर्गत कुछ कब्रें मिली। ठीक है, इस स्थान विशेष पर कुछ कब्रें मिली। एक तो मूल रूप से बताते हैं कि कासा गलाने का पात्र मतलब ऐसा कुछ अवशेष थे जो धातुओं को गलाने के काम में, मतलब जो बर्तन होते थे जो धातुओं को गलाने के काम में भी आते थे। आगे बताते हैं कि एक कब्र से 12 कांसे के दर्पण, एक कब्र से 12 कांसे के दर्पण प्राप्त हुए। एक कब्र से 12 कांसे के जो दर्पण प्राप्त हुए वो इस सभ्यता से हुए थे। 12 कांसे के दर्पण भी मिले थे। उसके बाद ऊपर मिटा तो ये 12 कांसे के दर्पण मिले। फिर 2 मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों की विशेषता है, एक मूर्ति लाल पत्थर की थी और दूसरी काले पत्थर की थी। एक मूर्ति लाल पत्थर की थी और दूसरी एक लाल पत्थर की थी और एक काले पत्थर की थी। लाल पत्थर की जो थी वो मानव की मूर्ति थी, जो पुरुष की मूर्ति थी, और काले पत्थर वाली जो मूर्ति थी वो किसी नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, एक लाल कलर की एक काले कलर की। लाल कलर की किसकी थी? मानव की। और काले कलर की किसकी थी? नर्तकी की मूर्ति थी। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।